नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं प्रेम किशोर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषणों पर चर्चा होना है सदन के अंदर। आज विपक्ष के विधायक भी सदन में राज्य के ज्वलंत मुद्दे पर सरकार को घेरने से परहेज नहीं करेंगे। वहीं आसू विधायक तिवारी महतो राज्य में हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए और हाथी से मरने वाले लोगों को 40 लाख रुपया मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग को लेकर आज सदन के बाहर धरना पर बैठे। इसके अलावा गिरिडीह जिला के मांडू से विधायक निर्दलीय जयराम महतो ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार का पुलिंदा बताया। कहा, सरकार ने जो राज्यपाल को दिया, राज्यपाल ने उनको पढ़ा है, लेकिन उसमें विकास योजना से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने सीएम के विदेश यात्रा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सीएम का विदेश यात्रा महज एक टूर था, फैमिली टूर था, उससे राज्य में कोई फायदा होने वाला नहीं है, जनता को कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इसके अलावा हमने कई विधायकों से भी बात की। आइए सुनाते हैं विधायकों ने क्या कहा। पहला कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो किसी भी हाल में चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा दिशम गुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला, वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। ये सच्चाई है। और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। सवाल है, अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन रहता है, सवाल को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में हैं, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था, उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था। तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो। वो तो या तो बंगला बंद होता या तो फिर उनका कोई सहयोग लेता। आप अभी चले जाए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं, मैंने कोई विधायक के प्रोटोकॉल नहीं, वो हमारे शयन कक्ष तक, वो हमारे तमाम कक्षों में जाकर आप जाकर देख लीजिए, आम लोग जाकर वहाँ भी बैठे हैं, वहाँ उन्होंने आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, उसको मैंने पार्टनर काम किया। उसमें लोग रहेंगे, हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से है विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से अब जाके अभी से आप जाके देख सकते हैं। नहीं, वो डुमरी भवन रहेगा, ठीक है, झारखंड। हाँ, झारखंड भवन। मेरा ये सवाल है, आईफोन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। ये हमारे देखिए, हम लोग कोई भी मोबाइल जो होता है हम लोग का तय नहीं होता है, आप ही आपको दे देंगे, इसको चलाइए। हाँ, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, अभी विपक्षी पार्टी के विधायक का, कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रेस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही हैं। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर दी कि भाई आप चलिए, यहाँ से निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में, क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और उसी की उपज थे कॉमरेड ए.के. राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है।
और सरकार का संभवतः प्रयास यही रहता है कि वह लोगों के सामने अपनी बड़ाई करे, लेकिन मुझे लगता है कि राज्यपाल के अभिभाषण में वह दम नहीं दिखा जिसकी आम जनता ने अपेक्षा की थी। आज आप देख सकते हैं मूल अभिभाषण में जो मूल चीज़ें दिखनी चाहिए थी, आज छात्रवृत्ति का मामला लंबित पड़ा है, आज नियमित परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियों में कई महीनों से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो या अन्य विभाग के कर्मचारी हो, 4-5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल पाता है, वो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य को जितनी गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही। इसके बाद हाँ, विदेश से जो निवेश की बात वो कह रहे हैं और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है, तो वो तो स्पष्ट है कि वह केवल एक मुख्यमंत्री की निजी यात्रा के समान रहा। अगर उसमें कोई विजन होता तो जाहिर सी बात है वो वहाँ जाकर अगर विदेशी इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने की बात कहते, उन्हें आमंत्रित करते तो समझ में आता। वहाँ जाकर वो जिंदल से बैठ रहे हैं, वहाँ जाकर वो टाटा से बैठ रहे हैं, तो टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में रहता है। तो अगर हम विदेश जाकर वहाँ भी जाकर अगर टाटा से बैठे, जिंदल से बैठे, वहाँ जाकर रुंगटा से बैठे, तो फिर विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं था। वहाँ जाकर हमें जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विदेश गए, वह रॉयल रॉयस से बात करके आए, वह जुकरबर्ग से बात करके आए, वो विदेशी इन्वेस्टर से बात करके आ रहे हैं, उनको अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री विदेश जाकर राज्य में ऑलरेडी जिनका इन्वेस्ट है, जो राज्य में जिनका हेडक्वार्टर्स है, उनसे जाके बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विजन साफ दिखता है कि वो कितनी गति के साथ राज्य को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। 4 महीना पहले, हमें लगता है जून के महीने में भी 4-5 महीना पहले वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था। जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेशी यात्रा पर जाते थे, वो एयरपोर्ट पर आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो जब ये विदेशी यात्रा से आए माननीय मुख्यमंत्री, क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या इन्होंने बताया कि विदेश की यात्रा का इनका क्या उद्देश्य था? तो मुझे लगता है कि संतोषजनक नहीं है जो राज्यपाल का अभिभाषण रहा। आज तक सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं। चुप रहिए ना आप लोग, आज तक जोर से। 1 साल से ऊपर हो गया, विकास के एकदम सुन रहा है। आपको मैं बता दूं, विधायक अनुशंसा पर पुल 10 किलोमीटर मिलता था, पुल नहीं मिला। रोड 15 किलोमीटर मिलता था, किसी विधायक को नहीं मिला। आप जिस विभाग, जिस डिपार्टमेंट में जाइए, वो सारा डिपार्टमेंट बोलता है कि पैसा नहीं है, विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। और सभी संवेदक, अगर कोई संवेदक काम भी कर दिया है राज्य सरकार के आदेशानुसार, तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये राज्य सरकार के बहुत, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विकास के नाम पर एकदम झूठ है। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री है, जो सरकार जो बजट लाती है, और राज्यपाल जी को जो परंपरा है, जो नियम है, कानून है, उसके तहत राज्यपाल जी को उसको पढ़ना रहता है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है कि विकास एकदम ठप है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी योजना में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पुरानी योजना में भी भुगतान रुका हुआ है, जो काम कर दिया है वो लटका हुआ है। तो निश्चित तौर पे आज देखिए, आज हम लोग की खोरी महोत्सव है, राजकीय महोत्सव खोरी। तो आप सब लोग जानते होंगे कि राजकीय महोत्सव हो रहा है, उस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री के रहना चाहिए। तो हम लोग निश्चित तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे महोत्सव जो है, महोत्सव हम खोरी ये तीनों धर्म के संगम स्थली रहा है, और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं जाना चाहिए था। हम नहीं जाने की, तो जब कई काम हुआ नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको रहना चाहिए था, नितांत रूप से रहना। हम आपको मैं धन्यवाद दे दूँ कि सही माने में एसी आयोग के गठन आज तक नहीं हुआ है। मतलब हम कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, रोज घटनाएं घट रही है। और एसी आयोग एक बड़ा है, ये दलित की आबादी यहाँ पर बहुत अच्छी आबादी है। आप देखते हैं कितना प्रतिशत हम सबसे मिला है। तो निश्चित तौर पे एसी आयोग का गठन होना चाहिए था। मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि एसी आयोग का गठन होना चाहिए। गठन के बाद निश्चित तौर पे वहाँ पर आदमी, एसी के लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो जाके न्याय की गुहार लगाते, तो अभी मंच नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार एसी के प्रति, अनुसूचित जाति लोगों के प्रति उनका उदासीनता है। उनके जो कार्यकलाप रहा है, हमको लगता है कि बहुत सराहनीय नहीं हम कह सकते।
उस पर मेरा ही पहला भाषण है, इसलिए आप लोग सुनेंगे। क्या आपको लगा अभिभाषण में से? समझे ना? आप ही बोलते ना। अरे हेमलाल जी राज्यपाल जी, राज्यपाल का अभिभाषण से देखिए, राज्यपाल को धन्यवाद देंगे और उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि राज्यपाल ने बहुत ही संतुलित और बहुत ही सही ढंग से इस राज्य सरकार जिस ढंग से काम कर रही है उस पर उन्होंने बोला है, इसीलिए धन्यवाद के पात्र। थैंक कमीशन हुआ था ना, अरे क्यों छोड़ दिया? इधर देख हम लोगों ने उनके पास गया, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, और उनको ये बात समझाया कि चूंकि वो राज्य आदिवासियों के रहन सहन, आदिवासियों के संस्कृति, आदिवासियों के भाषा को बचाने के लिए ही बना है, और इसलिए यदि ये डिलिमिटेशन होता है तो उनका इस पर पूरा का पूरा दुष्प्रभाव पड़ेगा और ये जनसंख्या बुरी तरह से छद-विच्छेद हो जाएगी। हेमलाल जी, राज्य सरकार विधानसभा से, चाहे वो सरना कोर्ट का मामला हो, इन्होंने पारित करा करके भेजा। अब भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार का नियत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो धर्म कोर्ट के मामले में पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख भी रांची आए थे और उन्होंने धर्म कोड के बारे में नहीं बोल करके आरएसएस के एजेंडा को उसके ऊपर ला दिया। इसीलिए ऐसा नहीं लगता वो उस पर वो गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। अब सवाल जहाँ तक है डिलिमिटेशन का, तो डिलिमिटेशन का अभी तो चर्चाएं हो रही हैं कि पार्लियामेंट में ये लाएगा बिल और झारखंड का जो सीट है उसको बढ़ाएगा, इस ढंग का चर्चा है। लेकिन जहाँ तक डिलिमिटेशन का जो मामला है उसमें इस राज्य के 3-4 विधानसभा और 1 पार्लियामेंट का सीट घटने जा रहा है, जो यहाँ के आदिवासियों के संस्कृति, भाषा और इनका जो यहाँ रहन सहन, इस पर इसका बहुत ही दुष्परिणाम प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए इसका विरोध हम लोग करेंगे। ठीक, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को हम लेटर लिखकर मेल भी किए हैं और लगातार मेरे यहाँ 23 लोग अभी तक, मतलब 2 महीना में 23 लोग हाथी द्वारा मारा गया है और घर से निकाल के जिस तरह उग्रवादी लोग करता है, हाथी लोग निकाल के मार रहा है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि 20 लाख का मुआवजा, 1 नौकरी और तत्काल हाथियों को अच्छा जगह संरक्षण दे के हाथी को एक जगह पे उसको रखा जाए, जिससे माल आपका क्षति नहीं हो सके, जान और माल का क्षति नहीं हो सके। देने की क्या जरूरत है? वो तो बोली कि हम चर्चा कराएंगे, हाथी पे आधा घंटा देंगे। बोले थे, लेकिन अभी जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक तो हम सरकार को दबाव बनाएंगे और लोगों का जान माल का खतरा है। अभी हम तुरंत क्षेत्र से आ रहे हैं, वो सरकार, मुख्यमंत्री जी खुद कल बोले थे कि पूरा घर का मुआवजा मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपया मात्र मुआवजा दे रहा। कितना मिलना चाहिए? कम से कम जितना घर का नुकसान हुआ पूरा घर बना के देना होगा। कई लोग सरकारी आवास में रह रहे हैं। उनका कहना है, कहने का काम है, जोर से बोलिए। लेकिन आप उनसे पूछिए, अभी लोकसभा में आया वो क्या गरीबों के लिए, माइक थोड़ा नीचे कीजिए ना, वो क्या अपना छोड़ दे, डाल दिया है, नीचे कर ले कैमरा, कहां से देख रहे हैं? मैं आईडी नीचे करें तो आईडी नीचे कीजिए ना, देश से उनके, अरे कैसे कर दिया? आईडी नीचे कीजिए जो झारखंड को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, उसी का एक कड़ी है। और आपको बजट में भी, जब बजट पेश होगा उसमें भी आपको सभी लोगों के लिए उसमें कुछ न कुछ दिखेगा। हताशा में आकर केंद्र सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए कलेवा इस तरह के एजेंडाओं को लाती है।
राज्यपाल जी ने कल जो अभिभाषण पढ़ा है वह हमारे झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े और इस राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों के हितों के लिए, इस राज्य की उन्नति और सम्मान के लिए जो भी हमारी सरकार ने योजनाएं लाई हैं उसे कल अपने अभिभाषण में पढ़ा है। भाषण को जो राज्यपाल का भाषण होना चाहिए वो भाषण नहीं था, जैसे लग रहा था कि राज्यपाल को एक प्रिंट कॉपी करके दे दिया गया है और वही स्क्रिप्टेड भाषण उन्होंने पढ़ा है। बजट को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, कैसा बजट हो? बजट जनता के अनुरूप होना चाहिए। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार को भी जो है सो सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार पर आज सरकार का ध्यान नहीं है। दूसरी चीज़ है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को भी प्रेरित करे। पिछले बार भी सरकार ने युवाओं के प्रति बहुत सारे लक्ष्य रखे थे अपने बजट में, लेकिन उस पर अभी तक सरकार खरा नहीं उतरी है। उसके बाद हम लोग का एससी परामर्शदात्री का गठन करना था, पिछले बजट सत्र में प्रावधान था, लेकिन सरकार नहीं कर पाई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। हेमंत सोरेन जी सोचना शुरू करते हैं और जो उनका रणनीति रहता है उसका हम लोग ने उदाहरण के तौर पर पिछला विधानसभा भी देखा है, उसके पिछले विधानसभा भी देखा है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी सॉफ्ट हो गए वो बात नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर उनकी चालों को अब समझने लगे हैं, तो हम लोग भी अपनी रणनीति बनाते हैं और वो हमारे मुखिया जिस तरीके से रणनीति बनी कि बीजेपी को थोड़ी उजागर करेंगे। अनूप जी के लिए पेनफुल रहा उस तरीके का बयान? हाँ, अनूप जी के लिए थोड़ा पेनफुल रहा हेमंत जी का उस तरीके का बयान देना? देखिए, बात पेनफुल की नहीं, किस संदर्भ में बोला गया, कब बोला गया, ये भी मायने आपको देखना होगा। और आने वाले समय में झारखंड के पास बहुत चुनौती है केंद्र सरकार से वापस पैसा लाने की। चुनौती है केंद्र सरकार को बात से ही आप मना सकते हैं, लड़कर तो किसी चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। और वो मुख्यमंत्री वो भी सोच रहे होंगे राज्य के लिए बेहतर सोचते हैं। तो त्रिपाठी जी का बयान कि जेएमएम और बीजेपी का सरकार बनने वाले, देखिए त्रिपाठी जी का बयान व्यक्तिगत तौर से निजी है और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वयं पार्टी फोरम पे मांग कर चुका हूं कि केएम त्रिपाठी पे कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उसे झूठ का पुलिंदा विपक्ष बता रहे हैं। देखिए, विपक्ष तब भी बताती थी झूठ का पुलिंदा जब कांग्रेस का केंद्र में सरकार में और अर्जुन मुंडा जी विपक्ष में थे और राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था। अर्जुन मुंडा भी अभिभाषण पढ़ रहे थे पहले भी, और आज भी बता रही है जब उनकी केंद्र की सरकार है उन्हीं के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए और राज्यपाल फिर थपथपा रहे हैं सरकार का, उसे भी ये मानने का काम नहीं कर रहे। विपक्ष का काम है, ये विपक्ष करते रहे। कहा था पिछले बार भी कि जिस प्रकार से ये सरकार आम गरीब गुरबा के पक्ष में कार्य नहीं कर रही है, किसानों का हित को देखिए, इतनी अच्छी बारिश हुई, फसल अच्छी हुई, आज धान की अच्छी पैदावार हुई। अगर सरकार अच्छे दाम में खरीदी रहती तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। ये सरकार एक तो लेट से धान क्रय शुरू की, उसके बाद में भी आज बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में आए हैं, आप लोगों ने ही दिखाने का काम किया है कि धान खरीद को बंद कर दिया गया। सिर्फ धान खरीद को बंद नहीं किया गया, जो दिए भी हैं उनका भी पैसा इन्होंने नहीं चुकता किया। जबकि हम लोगों ने पहले ही कहा था 95% किसान औने पौने दाम में बिचौलिए के हाथ में धान को बेच चुके हैं, लेकिन कम से कम जितने % भी बचे हैं उसको तो खरीदिए, उनको तो पैसा दीजिए। कल हो करके हमारे पास पैसा रहेगा लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं होगा। आज ये सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, लोगों को आज बेचना पड़ रहा औने पौने दाम में, क्यों किसान मेहनत करेंगे? तो आज ये सरकार कहीं न कहीं जो झारखंड की भयावह स्थिति हो रही है उसे और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है। बजट सत्र में हम झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे जोरदार तरीके से रखने का कार्य करेंगे और हम चाहेंगे कि झारखंड के युवाओं का, झारखंड के माताओं बहनों का, झारखंड के बच्चों का, झारखंड के अभिभावकों का भविष्य सुधरे, उनका मान सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।